हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस हॉल में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पूरे फिजिक्स का निचोड़ इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो के अंत तक बना रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरी कंप्लीट इस वीडियो में हम आपको पूरा फिजिक्स कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंस की क्षमता क्या है? देखिए, किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहा जाता है। इसका डायोप्टर सूचक होता है और इसके उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है धनात्मक होता है, अवतल का होता है ऋणात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और इसकी मापने की इकाई को दूरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्र को सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए इसका सूत्र भी है, आवर्धन m बराबर 1 + d/f होता है। इसमें जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? 2 या 2 से अधिक उत्तल लेंसों के संयोग से बने सूक्ष्मदर्शी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। इसका प्रयोग अत्यंत सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लेंस का कार्य क्या है? लेंस किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा या छोटा बना देता है। इस क्रिया को आवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निकट बिंदु क्या है? मानव की दोष रहित आँख के लिए निकट न्यूनतम जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु क्या होता है? तो मानव के दोष रहित आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, क्योंकि दोष रहित आँख से मनुष्य तारों को भी देख लेता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दृष्टि दोष क्या है? यदि मानव की आँख से निकट या दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तब हम उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं दृष्टि दोष, जो कि निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि इसमें निकट की वस्तु दिखाई दे देता है और दूर की वस्तु नहीं देता है। कारण क्या है इसका? कारण है ना कि नेत्र गोलक की व्यास बढ़ जाता है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जो कि इस तरीक़ा से है। उपचार के लिए इसको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दूरदृष्टि दोष क्या है? इसमें क्या होता है ना कि दूर की वस्तु आसानी से देख पाते हैं और निकट की नहीं। इसको हम लोग दूरदृष्टि बोलते हैं। इस प्रकार के दोष को ठीक करने के लिए आँख के गोलक, इसका कारण क्या है? तो आँख के गोलक का छोटा होना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। इसका उपचार है दोस्तों, ये इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो है पॉइंट इसका, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष ना निकट ना दूर की वस्तु को देख नहीं पाते हैं, तो उसको हम लोग जरा दृष्टि कहते हैं। ये प्रायः जो है बुढ़ापे में होता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि बुढ़ापे में नेत्र लेंस कठोर हो जाते हैं। दोष युक्त आँख के लिए निकट तथा दूर की बिंदु दोनों प्रभावी होते हैं। इसको ठीक करने के लिए उत्तल और अवतल यानी बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है इस तरीक़ा से, अबिंदुकता। दोस्तों क्या है, इस प्रकार के दोष में एक प्रतिबिंब जो तिरछा दिखाई देता है, जो कि लगता है कि कहीं और दिख रहा है। कारण इसका क्या होता है कि दोष में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में नेत्र लेंस की फोकस दूरी असमान हो जाता है। इसके उपचार को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म क्या है? देखिए, कांच का अपवर्तक सतह जिसके दोनों सम्मुख फलक समांतर नहीं होते हैं प्रिज्म कहलाते हैं। यह त्रिभुजाकार होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वर्ण विक्षेपण क्या है? जब कोई किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है, उसको हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। सफ़ेद प्रकाश क्या है? देखिए 7 रंग से मिलकर बना होता है सफ़ेद प्रकाश। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है, जो कि इसका
विगैरो के नाम से भी फेमस है। देखिए याद रखें कि प्रिज्म का काम किरणों का आधार की ओर मुड़ा देना और उसमें अपने अवयव रंग तोड़ देना। अगला जो क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? लेंस की फोकस दूरी रंगों के आधार पर होती है, इसलिए इसको फोकस दूरी सभी रंगों के अलग अलग होते हैं। शुद्ध वर्णपट क्या है? जब किसी वर्णपट पर प्राप्त सभी रंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो तो इस वर्णपट को शुद्ध वर्णपट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, अशुद्ध वर्णपट क्या है? जब किसी वर्णपट पर प्राप्त रंग एक दूसरे के ऊपर आरोपित हो तो इस वर्णपट को अशुद्ध वर्णपट कहा जाता है। सूर्य में काली रेखाएं क्यों नजर आती है? देखिए क्या होता है ना कि जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आती है तो कुछ तरंग पृथ्वी के स्थित विभिन्न माध्यमों में अवशोषित हो जाती है, जिसके कारण वो काली दिखाई देती है। फ्रॉनहोफर की रेखाएं क्या है? सूर्य के वर्णक्रम में उपस्थित काली रेखा को फ्रॉनहोफर रेखा कहा जाता है। इसका खोज फ्रॉनहोफर ने किया था, इसलिए इसे इसी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इंद्रधनुष क्या है? वर्षा के दिनों में जब प्रकाश की किरणें उसमें प्रवेश करता है तो वो एक प्रिज्म जैसा काम करने लगता है और उससे गुजरने वाला जो होता है किरणें एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहा जाता है। हाइगेंस का सिद्धांत क्या है? हाइगेंस के अनुसार प्रकाश कण के रूप में नहीं बल्कि तरंग के रूप में गमन करती है, इसके लिए ईथर माध्यम का होना अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलता है? इसका आंसर है फोटोसेल से। प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब एक वर्ण प्रकाश स्रोत एक ही बिंदु में संचारित होता है तो पर्दे पर किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण। किसी प्रकाश स्रोत के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया को विवर्तन कहा जाता है। दोस्तों ये आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं तो छोड़िए हटाइए। विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं? घर्षण के कारण कुछ वस्तु में अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण हो जाता है, आकर्षण करने का गुण हो जाता है, उसी को हम लोग आवेशित कहते हैं। जिस कारण से ये वस्तु आवेशित होता है इसका ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। कूलम के नियम क्या हैं? दोस्तों विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। आवेश के बीच आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानु एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम के नियम, जो कि इस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। एकांक आवेश क्या होता है? आवेश का वह परिमाण जो अपने बराबर परिमाण के सजातीय आवेश के मीटर की दूरी पर रहकर 9 गुने 10⁹ m बल पर आकर्षित करता है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत आवेश का प्रभाव पड़ता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत तीव्रता क्या है? किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट मीटर होता है। विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? यह काल्पनिक रेखाएं हैं जिनसे होकर कोई एकांक धन आवेश चल सकता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युतीय तीव्रता एवं क्षेत्र के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जो कि इसका ये है। गॉस प्रमेय क्या है बताइए? गॉस का प्रमेय किसी विस्तृत क्षेत्र में बंद आवेश एवं फ्लक्स के बीच बताने वाले संबंध को ये कहा जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसको ε0 का मुक्त आकाश कहा जाता है।
जिसको हम लोग गॉस प्रमेय बोलते हैं। विद्युत आवेश क्या है? किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद बिंदु पर विभव उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश उस बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य को कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत द्विध्रुव क्या है? यदि दो समान एवं विजातीय आवेश एक दूसरे से अलग दूरी पर स्थित हो तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत धारिता क्या है? विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। गणितीय रूप से किसी चालक की विद्युत धारिता संख्या रूप में उस आवेश के बराबर होता है। एक फैराडे, जिसका ऐसा ही मात्रा फैराडे होता है, जो कि एक फैराडे बराबर इतना होता 10⁻⁻⁶ फैराडे, माइक्रो फैराडे बराबर इतना, और पिको फैराडे बराबर इतना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो, संधारित्र क्या है? वह व्यवस्था जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, वह धारिता संधारित्र कहलाता है। वह व्यवस्था एक समान क्षेत्र वाले दो सतहों में से एक को आवेशित तथा दूसरे के भूभृष्ट करने में होती है। संधारित्र के संयोजन कितने प्रकार से होते हैं? देखिए, संधारित्र के संयोजन दो प्रकार से होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं और समांतर क्रम में होते हैं। त्वरित चालक क्या होता है? तो देखिए, जिस अवस्था के कारण वर्षा के दिनों में आसमान में पैदा होने वाले बिजली से भवनों या मकानों को होने वाले हानि को त्वरित चालक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर और कूलम प्रति सेकेंड। धारा कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, धारा जो है दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या है? वैसी धारा जिसका बहाव किसी दिशा में एक समान होती है, दिष्ट धारा का, जैसे बैटरी से ये प्राप्त होता है। और प्रतिवर्ती धारा जो है वैसे धारा जिसका मान एक दिशा में दोनों समय के साथ बदलती रहती है, प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत वाहक बल क्या है? वह विद्युत बल जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति प्रदान करने के लिए यह आवश्यक होता है, विद्युत वाहक बल। कहने का अर्थ है दोस्तों, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आने में गति जो करवाता है उसको हम लोग बोलते हैं। अगला, ओम के नियम क्या है? धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध ओम के नियम बताता है कि स्थिर ताप पर किसी चालक के दो सिरों के बीच प्रवाहित विद्युत धारा दोनों चालक के विभवांतर के समानुपाती होता है। चलिए, प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का रुकावट डालता है, प्रतिरोध कहलाता है। एमीटर क्या है? यह ऐसा यंत्र है जो धारा को मापता है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर को। वोल्ट मीटर, यह ऐसा यंत्र होता है जो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए, शंट क्या है? शंट वह जो है अल्प प्रतिरोधी है जिसे किसी विद्युतीय अंत के समांतर क्रम में जोड़कर उसे जलने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव है? प्रतिरोध पर दोस्तों, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है। प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से होता है? तो प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है, जो कि यहाँ पर दिखाया, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। जब प्रतिरोधों के एक सिरे से दूसरे सिरों में जोड़ा जाता है तो वह श्रेणी क्रम कहलाता है, और जब सभी प्रतिरोधों के एक ही सिरे पर जोड़ा जाता है तो उसको समांतर श्रेणी बोला जाता है। विद्युत के विचार से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत के विचार से पदार्थ चार प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक
अर्धचालक, अतिचालक। देखिए दोस्तों, चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से पार हो जाते हैं उसको बोलते हैं चालक। और अचालक होता है जो ऐसा पदार्थ जो अपने से होकर इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देता है, वो अचालक होता है। अर्धचालक उसको बोला जाता है जो अपने से होकर इलेक्ट्रॉन को कुछ ही मात्रा में जाने देता है, उसको अर्धचालक बोलते हैं। अतिचालक क्या होता है? वैसा पदार्थ जिनका प्रतिरोध एक निश्चित ताप पर घटने के बाद बिल्कुल शून्य हो जाता है, अतिचालक कहलाता है। जैसे कि सीसा, एल्युमिनियम, ये सब होता है। दोस्तों अंकित प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिए, कुछ है नहीं, ओम के नियम लगा देना है, यहाँ से इसका निकाल लेना है। और यहाँ भी वही चीज़ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? देखिए चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, विद्युतीय प्रेरण होगा, चुंबकीय प्रेरण होगा। तो चलिए फर्स्ट टाइम वाला देखते हैं, उष्मीय प्रभाव क्या होता है। जैसे देखिए दोस्तों, जब हम हालांकि किताब में जो लिखा है दोस्तों ये तो आप देख ही लीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको भी आप ध्यान से देखते चलिए, सुन लीजिए, उतना ही में याद हो जाएगा, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या होता है उष्मीय प्रभाव के, जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो वो चालक होता है कि गर्म होने लगता है और ऊष्मा में बदलने लगता है, उसी को हम लोग उष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा के कारण उष्मीय प्रभाव। तो ऊष्मा का परिणाम जूल के नियम से प्राप्त होता है, इसके अनुसार जो है कि ये फार्मूला लगाया गया है। विद्युत शक्ति, किसी विद्युत उपकरण द्वारा 1 सेकेंड में उपयोग में लाए गए ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहा जाता है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर देख लीजिए, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुणे 10 पर पावर -6 कूलम होता है। विद्युतीय धाराओं का उष्मीय प्रभाव क्या होगा? तो विद्युत धाराओं का उपयोग जो है उष्मीय प्रभाव होगा, विद्युत बल्ब के रूप में होगा, बिजली के हीटर के रूप में होगा, फ्यूज में होगा, विकिरण के रूप में होगा, विद्युत इस्त्री के रूप में होगा। दोस्तों सीबेक प्रभाव क्या है? देखिए दोस्तों, सीबेक प्रभाव में यदि दो भिन्न धातु यानी तांबा लोहा ले लेते हैं, दो चालकों के दोनों सिरों के एक साथ जोड़ दिया जाए तथा दोनों सिरों के बीच तापांतर रखा जाए तो चालकों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो इस प्रकार के तापीय विद्युत धारा कहा जाता है। और इसका अध्ययन सर्वप्रथम सीबेक ने किया था, इसीलिए इसको सीबेक प्रभाव भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के अलग बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को धाराओं के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बायो-सावर्त के नियम से आप क्या समझते हैं? बायो-सावर्त ने धाराओं का चुंबकीय प्रभाव का गणित रूप में अध्ययन किया था। इनके अनुसार किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक पर लंबाई, चालक से उस बिंदु की दूरी तथा चालक द्वारा उस बिंदु पर बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। बायो-सावर्त ने ये बात बताए थे, इसी को हम लोग बायो-सावर्त का नियम कहते हैं। परिनालिका किसे कहते हैं? देखिए यदि किसी लंबे चालक पर तार लपेट दिया जाता है तथा तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी कुंडली द्वारा चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के प्रवाह में बाधा डाला जाए तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इस प्रकार के धारा को प्रेरित धारा और उत्पन्न विभव को प्रेरित विभव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत मोटर क्या है? यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और ये जो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो दो प्रकार के होता है, एसी डायनेमो और डीसी डायनेमो। रूम कर्फ के
प्रेरण कुंडली क्या है? यह एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च विभवांतर प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भंवर धाराएं क्या है? जब किसी विस्तृत आकार के चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक की सतह पर धारा की दिशा अनियमित होती है। इस प्रकार की धाराओं को भंवर धाराएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, वाटहीन धारा क्या है? यदि किसी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा इस प्रकार प्रवाहित हो कि उसमें कोई शक्ति खर्च ना हो तो इस प्रकार के धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ये विद्युत वाहक बल का कालांतर π/2 होता है और इसमें चौक कुंडली लगाए जाते हैं। प्रतिवर्ती धारा मापने का यंत्र क्या है? इस यंत्र का नाम तप्त तार यंत्र, यह धाराओं के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर क्या है? यह एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जो प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल के मान को परिवर्तन कर देता है, यानी कम और ज़्यादा कर देता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्च ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग क्या क्या है? तो ट्रांसफार्मर के 3 मुख्य भाग हैं, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली और लोहे का क्रोड जो होता है। अगला चुंबकीय क्या है? धातु की अनियमित कार टुकड़ा जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाए और लोहा कोबाल्ट का निकेल को अपनी ओर आकर्षित करे तथा इनमें पाए जाने वाले गुण को चुंबक कहा जाता है। चुंबकीय ध्रुव क्या है? जिस चुंबक के दोनों सिरे पर ऐसे 2 बिंदु होते हैं जहां चुंबकीय गुण अधिकतम होता है कहलाता है। चुंबकीय अक्ष क्या है? किसी चुंबकीय के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है चुंबकीय अक्ष कहलाता है। प्रभावी लंबाई या सार्थक लंबाई किसे कहते हैं? किसी चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच की दूरी प्रभावी या सार्थक लंबाई कहलाती है। यह चुंबक ज्यामितीय लंबाई से 0.84 गुना होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जहां तक किसी चुंबक का प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगते हुए बल के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर वर्ग होता है। चुंबकीय विभव क्या होता है? अगला क्वेश्चन जो है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव उस बिंदु पर रखे गए एकांक उत्तरी ध्रुव को उस बिंदु से अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य को कहा जाता है। यह अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति एम्पियर मीटर। चुंबक के विचार के आधार पर कितने इनके भाग हैं? तो विचार के आधार पर इसके निम्न है। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और दूसरा का है अनुचुंबकीय पदार्थ। पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाने की प्रयास करता है उसको हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में तांबा, पारा, सोना, हवा इत्यादि हो गया। अनुचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर थोड़ा प्रभावित हो उसके बाद नहीं हो उसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम हो गया। और लौह चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जो चुंबक में प्रबल रूप से प्रभावित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा होगा, कोबाल्ट होगा, निकेल हो गया। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है कि पृथ्वी एक चुंबक है। कैसे? पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव की ओर होता है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक की दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या है? जो राशि या पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान और दिशा बतलाती है उसे चुंबकीय तत्व कहते हैं। चुंबकीय तत्व कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, चुंबकीय तत्व 3 प्रकार के होते हैं। दिक्पात
नम्न और क्षैतिज क्षेत्र। क्षैतिज क्षेत्र होता है। दिक्पात क्या होता है? किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योतर और भौगोलिक याम्योतर के बीच के कोण को उस स्थान पर दिक्पात कहा जाता है। नम्न कोण। नम्न कोण क्या होता है? किसी स्थान पर पृथ्वी के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र वहाँ चुंबकीय याम्योतर के स्थिर दिशा के साथ कोण बनाता है, उसे याम्योतर नम्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्षैतिज क्षेत्र क्या है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के कारण कुल तीव्रता को क्षैतिज अवयवी चुंबकीय याम्योतर तल में उस स्थान का क्षैतिज क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, आधुनिक भौतिकी। इलेक्ट्रॉन क्या है? यह पदार्थ का मूल कण है। इसका आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका द्रव्यमान इतना होता है। कैथोड किरणें क्या है? यह अदृश्य किरणें हैं जो कम दाब पर विद्युत विसर्जन से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? यह ऊर्जा का मात्रक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से तीव्रता होता है तब हम इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें क्या है? ये अदृश्य किरणें हैं जो कम दाब पर विद्युत उत्सर्जन से प्राप्त होता है, एक्स किरणें कहलाता है। इसके आगे दोस्तों आप इसका खोज जो होता है रोंजन किरण भी कहा जाता है इसको। अर्ध आयु क्या है? किसी पदार्थ के प्रारंभिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को घटकर आधा होने में लगा जो समय होता है उसी को अर्ध आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध बताएं। देखिए आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध निम्न है। देखिए E = mc², जहाँ जो है E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c जो है प्रकाश का वेग है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन। जब किसी तत्व के नाभिक के न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा छोटे नाभिक में तोड़ने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। या ये दोस्तों कह सकते हैं ना कि बड़े परमाणु को तोड़ने पर 2 समान छोटे परमाणु नाभिक प्राप्त होता है, उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन, जब प्रक्रिया द्वारा 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक को मिलाकर एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है उसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं? तो देखिए क्या होता है, जब एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक को जोड़ दिया जाता है तब हम लोग इसको पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग होता है दोस्तों दिष्ट धारा में, यानी एसी से डीसी में बदलने में होता है। अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांजिस्टर क्या है? यह अर्धचालक के एक प्रकार का संयोग है जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसका उपयोग आवर्धक यानी एम्पलीफायर एवं दोलित्र के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विधारी या बाइनरी पद्धति क्या है? देखिए वह संख्या पद्धति जिसमें केवल 2 अंक 0 और 1 का प्रयोग होता है द्विधारी पद्धति कहलाता है। दोस्तों इस तरीका का है, आप लोग देख लीजिए। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम 15 का द्विधारी संख्या निकालना सिखाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो देखिए, लॉजिक गेट किसे कहते हैं? ऐसा परिपथ जिसमें किसी कथन के सत्य होने या नहीं होने का आकलन किया जाता है लॉजिक गेट कहलाता है। दोस्तों लॉजिक गेट मुख्य रूप से यहाँ तो 2 दिखाया गया है, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर 3 है, जो कि इसके लिए आप कमेंट में बताइएगा तो लॉजिक गेट पर हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।